Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the play Oedipus Rex. Oedipus Rex is basically Greek tragedy है, एक क्लासिकल प्ले है जो सोफिकली इसने 428 BCE में लिखा और पब्लिश किया गया 429 BCE में। इस प्ले में बेसिकली जो फेटलिस्ट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया। फैटलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि फेट इज़ एवरीथिंग एंड फेट इज़ समथिंग विच कंट्रोल द पीपल एंड विच कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस एंड फेट इज़ समथिंग विच डिफाइन द करेक्टर्स। जैसे कि थॉमस हार्डी कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है बेसिकली ये गुड और बैड नहीं होते, बेसिकली वो सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस या फेट है, उनकी डिस्टिनी होती है जो कि किसी भी करेक्टर को गुड या बैड पोर्ट्रे कर रही होती है। यहाँ पे जो सेटिंग है हाउस ऑफ दीप्स की ली गई है। इसी तरीके से ट्रेजिडी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अरिस्टोटल की जो ट्रेजिडी है उसको लिया गया है। ट्रेजिडी जो अरिस्टोटल के नज़दीक ट्रेजिडी जो होती है बेसिकली लिमिटेशन ऑफ एक्शन होती है, सीरियस होती है और जिसमें एक प्लेयरेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो अप्रोप्रिएट भी होती है और हमेशा इसे ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है, नॉट इन अ नरेटिव फॉर्म जो कि स्टोरी लाइक दैट। इसी तरीके से ट्रेजिडी के मकसद ये होता है अरिस्टोटल के नज़दीक कि ट्रेजिडी जो होती है पिटी एंड फियर क्रिएट करती है अपने ऑडियंस में। पर्पस क्या होता है, आप कैथारसिस करें अपनी ऑडियंस का और कैथारसिस का मीनिंग ये होता है टू गेट रिड फ्रॉम द बैड फीलिंग, सिक फीलिंग जो होती हैं आपके अंदर, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रिएट होती हैं। जैसे कि जब हम किसी बड़े ही सीरियस टॉपिक को, ये सब्जेक्ट को ले रहे होते हैं तो उसमें जो एंडिंग होती है इतनी ज़्यादा वो क्रिएट हो जाती है, मतलब आपको इतनी ज़्यादा सिंपैथी फील हो रही होती है उस करेक्टर के साथ या इतना पिटी फील हो रही होती है कि आप ज़ोरों की तार होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है ना कैथारसिस वो हो जाता है और थोड़ी देर बाद आप रिलैक्स फील करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ करेक्टर्स का जिक्र किया गया। ओइडिपस रेक्स जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो या तो किंग है या बहुत बड़ा मेन करेक्टर है, ये नाइट हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि ओइडिपस रेक्स है जो कि किंग है दीप का और ही वॉज द सन ऑफ द लाइस किंग और जो कैस्टा क्वीन उसका बेटा होता है। और बचपन में जो ऑरिकल ऑफ अपोलो एट डेल्फी जो है उसकी प्रोफेसी के अकॉर्डिंगली जो बच्चा पैदा हुआ है लाइस का और जो कैस्टा का, वो बड़ा होकर जो है उसके बाप को कत्ल करेगा, उसकी माँ से शादी करेगा। तो ये ऐसी प्रोफेसी थी जिससे खौफजदा होकर इन लोगों ने अपने बच्चे को एक माउंटेन एरिया में छोड़ देते हैं और इसके जो दोनों पाँव होते हैं इसको बांध देते हैं, पिन कर देते हैं। पिन करने की वजह से इसके एंकल जो होते हैं स्वेल कर जाते हैं और स्कार जो होते हैं वो पड़ जाते हैं जो कि उसकी डेथ तक रहते हैं। सो इसी वजह से इसका नाम जो है ओइडिपस रेक्स रखा गया है, स्वेलन फीट वाला बच्चा। इसी तरीके से करियन एक ऐसा करेक्टर है, ही वॉज द ब्रदर इन लॉ और ही वॉज द बेसिकली मामू भी था और जब वो ओइडिपस रेक्स शादी करता है जो कैस्टा क्वीन से तो उसका ब्रदर इन लॉ भी बन जाता है। इसी तरह एक ओल्ड मैसेंजर होता है जो कि कॉर्नेथ से एक मैसेज लेके आता है कि वो लोग जो कि एक कपल था, किंग पॉलीबस और मेरोपी जो थी, जो क्वीन थी, इन दोनों जो चाइल्डलेस कपल था उसमें से जो किंग पॉलीबस है उसकी डेथ हो जाती है। बेसिकली ये वही कपल था जिसने शेफर्ड जो था उससे एक बच्चा लिया होता है जो कि ओइडिपस रेक्स होता है, जिसे क्वीन जो कैस्टा और किंग लाइस ने उस माउंटेन एरिया में मरने के लिए छोड़ दिया होता है। सो जो अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट उस वक्त क्रिएट होता है जब एक जो प्रॉफिट होता है वो प्रिडिक्ट करता है ओइडिपस रेक्स को कि वो जो है अपने बाप को कत्ल करेगा। इसी वजह से वो जो अपनी प्लेस है कॉर्नेथ उसको छोड़कर जो है निकल खड़ा होता है। रास्ते में 3 क्रॉस रोड होती हैं, 3 रोड्स होती हैं आपस में मिलती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं उसके डिसीजन मेकिंग पावर को और उसकी चॉइसेस को। वहाँ पे ऐसा होता है कि उसका ग्रुप ऑफ पीपल से इनकाउंटर होता है और फाइट के दौरान वो एक ओल्ड मैन को किल कर देता है जो कि सिपा सलार महसूस होता है उस ग्रुप का। ठीक है, ही वॉज अनअवेयर कि वही जो बंदा होता है
जो ओल्ड मैन होता है ही वॉज द किंग लाइस, और जो कि बाप होता है इडिपस रैक्स का। यहाँ पे जो पहली प्रोफेसी थी लाइस और जो कैस्टा ने जो गेट की थी ऑरिकल ऑफ अपोलो एट डेल्फी से, वो फुलफिल्ड हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जब वो यहाँ से क्रॉस रोड से मूव कर रहा होता है, जो कि मूव टूवर्ड्स द एट डेल्फी, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो द्वीप होता है, जो प्लेस है, वहाँ की जो क्वीन जो कैस्टा होती है वो मौजूद होती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक क्रिएचर होती है स्फेनिक्स के नेम से, जिसका जो हेड होता है जस्ट लाइक अ वुमेन, और जो उसकी बॉडी होती है लॉइन की तरह होती है और विंग्स होते हैं। वो एक रिडल देती है और वो कहती है कि इस पूरे प्लेस में, द्वीप में जो एक प्लेग क्रिएट हुआ, एक बीमारी फैली, उसी वक्त रिकवर कर सकते हैं अगर वो फुलफिल कर दें। तो वो जो इडिपस रैक्स होता है अपनी इंटेलिजेंस, अपने रैशनल बिहेवियर की वजह से उसको फुलफिल कर देता है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है, और इस तरह वो किंग बन जाता है द्वीप का। और उसके बाद वो किंग क्वीन जो है जो कैस्टा से शादी कर लेता है। यहाँ पे अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली ट्रेजेडी के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल एलिमेंट, जिसको उसने डिस्कस किया। प्लॉट जो कि सारी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, एडिपस रैक्स, जो कैस्टा, किंग लाइस, और इसी तरीके से ऑरिकल्स हैं, और ट्रीसियस है जो कि ब्लाइंड प्रोफेसी करता है, एक ब्लाइंड मैन है, एक प्रॉफिट है, बिकॉज उस टाइम के अंदर ग्रीक लोगों की ये मतलब ये उनका बिलीव था कि कुछ लोग होते हैं दे आर नियर टू द गॉड्स, जैसे अपोलो गॉड की ग्रीस जो ही वॉज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ द सनलाइट, और इसी तरह म्यूजिक का और प्रोफेसी का कंसिडर किया जाता है, उसकी नियर अबाउट होते हैं और वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनसे कंसल्टेशन लेते हैं। यहाँ पे थॉट रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनल एलिमेंट को, इसी तरह एक्सटर्नल एलिमेंट है जिसमें डिक्शन, एक मैसेज का होना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेक्टिकल्स होते हैं, उनकी ऑडियंस का होना ज़रूरी है, इसी तरह मेलोडी या सॉन्ग। यहाँ पे जो ट्रेजेडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेलोडी या सॉन्ग के लिए यहाँ कोरस को लिया गया है। कोरस जो है एक ऐसा करेक्टर होता है जो कि ऐसे मीडिएटर के तौर पे वर्कआउट कर रहा है, एज अ पीस मेकर के तौर पर कर रहा था, इवन कि ही वाज वर्किंग एज अ सिंपथाइजर। और एट द एंड जब वो इडिपस रैक्स ब्लाइंड हो जाता है और ब्रॉच से, गोल्डन पिन से जो गेस्टा के ड्रेस में लगी होती हैं, उससे लेकर अपनी जो आइज होती हैं उनको स्नैच करता है, जिसकी वजह से अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। इसी तरीके से अगर क्रिटिकल एनालिसिस को अगर आप फर्दर देखें तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन यही है कि इमिटेशन ऑफ एक्शन होती है, सीरियस होनी चाहिए इसका सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि कॉमेडी हो, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और इसे हमेशा ड्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट इन अ नरेटिव फॉर्म। इसी तरीके से प्लेयरेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए और कैथारसिस ऑफ मोशन के तौर पर उसे लिया जाता है। इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी को देखें तो प्रोटैगनिस्ट है जो किंग इडिपस रैक्स है, इसी तरह हमार्शिया होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, जिसकी वजह से जो मेन करेक्टर होता है इडिपस रैक्स जो होता है डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। उसकी क्यूरोसिटी, ठीक है, उसकी रॉन्ग जजमेंट अब अबाउट द ट्रीसियस एंड क्रियॉन के बारे में कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके तख्त छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रीसियस से वो बंदा होता है जब द्वीप में प्लेग फैलती है और जो मुख्तलिफ प्रेस्ट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि प्लेग को जो है ना को रिमूव करने के लिए वो कुछ करे, तो वो फिर क्या कहते हैं ट्रीसियस से, क्रेयॉन से कहते हैं कि ट्रीसियस से जाके मदद ले, उसे प्रोफेसी ले, तो वो बताता है कि जो मर्डरर है वो द्वीप में मौजूद है और ये प्लेग उसी वक्त रिमूव होगी जब उस मर्डरर को सज़ा दी जाएगी। और तो इसी वजह से ट्रीसियस उस सारी स्टोरी को बताता है। उसे बुलाया जाता है ट्रीसियस को, लेकिन वो ट्रीसियस ज़्यादा इंसिस्ट कर बताता है कि जो मर्डरर है जो है वो इसी जगह मौजूद है। अब वो कर्स करता है उस मर्डरर पर, और कि जिस बंदे ने किल किया किंग लाइस को, और उसने शेल्टर, और कौन सा ऐसा घर है जिसने शेल्टर दिया द्वीप के अंदर उस मर्डरर को। इसी तरीके से जो दूसरी है ह्यूब्रस होता है, ईगो और प्राइड, कोई भी बंदा जो बहुत ज़्यादा गुरूर करता है। इसी तरह इडिपस रैक्स होती है, ये भी उसके डाउनफॉल का वजह बनती है कि उसे अपनी इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, और उसने स्फिनिक्स की जो रिडल है उसको सॉर्ट आउट किया होता है। इसी तरह पेरिफिटिया जो होता है, सडन चेंज, ऐसा हो रहा होता है कि जैसे कि इडिपस रैक्स सब कुछ स्मूथ हो रहा है,
चल रहा है और वो क्वीन जो कैस्टा के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, बच्चे हैं, तो प्लेग आती है और उसके बाद अचानक ही वो सब जो प्लेग को रिमूव करने के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो अचानक ही वो उसको ट्रीसियस की प्रोफेसी का भी ख्याल आता है, तो ट्रीसियस को ज़्यादा इंसिस्ट करता है, ट्रीसियस और अपनी क्रॉसिटी की वजह से। और फिर अचानक ही शेफर्ड आता है, शेफर्ड आता है जो कि ओल्ड मैसेंजर होता है, जो बताता है आके कि जो कॉर्नेथ का जो पॉलिबस है किंग, वो उसकी डेथ हो गई है। तो वो शुक्र करता है कि उसके हाथ से उसके बाप की डेथ नहीं हुई, क्योंकि उसकी प्रोफेसी उसे ये दी गई थी कि वो अपने बाप को कत्ल करेगा। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर वो टर्न आउट टू बी अ शेफर्ड, वही शेफर्ड में अपीयर होता है जिसने किंग लाइस और जुगेस्टा के जो बच्चे होता है उसको माउंटेन एरिया से लेकर जो है किंग पॉलिबस और मेरोपी को दिया होता है। अब ये वो सारी चीज़ें ट्रूथ रिवील हो रहा होता है, तो वो परेशान होने लग जाता है। क्वीन जुगेस्टा उसे मतलब बूस्टअप करती है, उसे कहती है कि तुम इस प्रोफेसी पे बिलीव ना करो। आज से कई साल पहले मुझे भी प्रोफेसी दी गई थी ऑरिकल एट डेल्फी ने कि मेरा बेटा जो अपने बाप को कत्ल करेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। 3 क्रॉस रोड पे उसका मुकाबला इनकाउंटर हुआ था किसी बंदे से, उसने उसे कत्ल कर दिया था। तो जब उस 3 क्रॉस रोड का जिक्र आता है तो उसके जेहन में एकदम से कंडीशन प्रिवेल करती है कि 3 क्रॉस रोड में उसका इनकाउंटर हुआ था एक बूढ़े आदमी के साथ। क्या उसी ने ही किंग लाइस को कत्ल किया है? और मज़ीद जो है किंग क्वीन जो जुगेस्टा होती है किंग को कहती है कि वो मज़ीद वो इन्वेस्टिगेशन ना करे, यहीं पर चीज़ को सबको ख़त्म कर दे। सो ये जो पैरिपीटिया होती है सडन चेंज इन फॉर्चून एंड सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब वो ज़्यादा ही इंसिस्ट कर शेफर्ड का सारे सच को बताता है, तो उसे पता चल जाता है कि ही वॉज द पर्सन, वही वो बंदा था, वही वो बच्चा था जिसे किंग लाइस ने और जुगेस्टा ने जो है पहाड़ों में छोड़ दिया था मरने के लिए। तो वही स्वेलन फीट वाला बच्चा था। तो जब उसे ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं, इसे पैरिपीटिया कहते हैं, जो कि ट्रेजिडी ग्राफ से भी रिप्रेजेंट होती है। और फिर ये भी कि उसने ही अपने बाप को कत्ल किया है क्रॉस रोड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें पैरिपीटिया जो कि उसकी एडवर्सिटी और उसकी जो डिज़ास्टर है उसको मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं। कैथारसिस हो रहा है सारे से ट्रेजिडी की, लोग हम ऑडियंस जैसे इस प्रोलोग को पढ़ते जाते हैं, हमारे जहन में एक सिंपैथी क्रिएट होती है, पिटी एंड फियर का जज्बात पैदा हो रहे होते हैं। इसी तरह कैटास्ट्रॉफी होती है, डिज़ास्टर जो क्रिएट होता है उसकी लाइफ में। जब जो कैस्टा को सारी चीज़ों का अदराक होता है तो वो अपने कमरे में भागती जाती है और अपने आप को हैंग आउट कर लेती है, और वो जाके उसके कमरे में जाता है और फिर वो ब्रॉच से जो गोल्डन पिन से उससे अपनी आंखें निकाल लेता है। एक इंसेस्ट जो है वो एक ऐसा क्राइम है जिसमें वो अपनी मदर से ही, कोई जो कैस्टर ही से शादी कर लेता है, और पैरासाइड अपने जो बाब लाइस है क्रॉस रोड में इनकाउंटर में उसे कत्ल कर देता है। इसी तरह ये पैराग्राफ को दिखाया कि किस तरीके से राइजिंग ऑफ एक्शन होता है, जैसे जैसे इवेंट्स क्रिएट होते हैं, पैरिपेटिया क्रिएट होता है, क्लाइमेक्स में सिचुएशन जाती है और उसके बाद इडिपस रेक्स को सारी रिवील चीज़ें होना शुरू होती हैं, एनेग्नोसिस का स्टेज आती है, और कैटास्ट्रॉफी क्रिएट होती है, एडवर्सिटी जिसे आप डिज़ास्टर कहते हैं, और फिर एट द एंड रेजोल्यूशन की तरफ जाता है। और एट द एंड वो क्रेयॉन से जो ब्रदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटियों का ख्याल रखे, और एग्जाइल की वो स्टेट अडॉप्ट करता है और उसे अपने वतन को छोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से इसके सिंबल्स को देखें तो इडिपस रेक्स का जो नेम है उसके स्वेलन फीट की वजह से रखा गया है। ब्लाइंडनेस ये रिप्रेजेंट करती है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें हैं लेकिन वो विजडम और नॉलेज से आरी होते हैं, उन्हें जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते विद रेशनैलिटी से। सिमिलरली जो ट्रीसियस था एक ब्लाइंड था लेकिन वो फ्यूचर को देख सकता था। इसी तरीके से अपनी इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी की वजह से इडिपस रेक्स जो है ब्लाइंड हो चुका था, और क्रॉस रोड रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन बीइंग की चॉइसेस को, कि जो फेट है, डेस्टिनी है, उसे चॉइसेस दे रही थी उसने कौन सा राह अपनाने। ऑल्दो उसने बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर किए अवॉइड करने फेट को, लेकिन एट लास्ट ही हैज़ टू इनकाउंटर विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इसी तरह थीम्स को देखें, फेट वर्सेस फ्री विल, किस तरीके से फेट जो है रोल प्ले करती है उसकी डेस्टिनी एक करेक्टर की तरह, और उसके फ्री विल को ऑक्यूपाई कर लेती है, और फ्री विल पूरी कोशिश करता है अपनी डेस्टिनी को अवॉइड करने की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मैन एंड द गॉड, और किस तरीके से जो इडिपस रेक्स है ब्लास्फेमी का शिकार हो जाता है, और जो प्रोफेसी जो है उस ऑरिकल एट डेल्फी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। ट्रीसियस ब्लाइंड जो उसके बारे में कर रहा है वो भी नहीं, ओल्ड मैन उसकी प्रोफेसी बेसिकली
जो रिलीजन होता है इज़ ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल, और इंसान को इनकरेज करता है सीधे रास्ते की तरफ। लेकिन उसकी हद से ज़्यादा प्राइड, उसकी इंटेलिजेंस, रेशनैलिटी, उसकी रैशनल हैपहैज़र्ड डिसीजंस और इसी तरह ये सारी चीज़ें फ्लॉज ऑफ द इडिपस रेक्स कैरेक्टर हैं, जो जिन्होंने उसके डाउनफॉल, उसके डूम को लीड किया। इसी तरह स्लाइड, और इसी तरीके से जो तीसरा और लास्ट जो है थीम है साइटनेस एंड ब्लाइंडनेस, के किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, हमारे पास विजन होता है, रेशनैलिटी होती है, विजडम होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव जस्ट लाइक इडिपस रैक्स। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हम चीज़ों को अवेल्युएट नहीं कर पाते, और हम वी आर एक्टिंग जस्ट लाइक अ ब्लाइंड मैन। ऑल्दो कि ट्रीसियस जो था ही वॉज ब्लाइंड, लेकिन उसकी फोरसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, उसके पास विजडम था, नॉलेज था, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक देख सकता था। और इडिपस रेक्स जो है अपने इर्द गिर्द अपनी जो रियलिटी और अपने ट्रूथ थे उससे ही अनअवेयर था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।